Hello guys, welcome back to Be the Topper. This is chapter 4 of class 11 marketing, fundamentals of marketing mix, and this is part 4 of that chapter. Already 3 parts uploaded है, अगर नहीं देखे हैं तो go and check those videos. और यहाँ पे हम part 4 को डिस्कस करने वाले हैं एंड इस वीडियो में हम लोग उस चैप्टर को पूरा फिनिश ऑफ कर देंगे. तो ध्यान से देखो एंड हम लोग स्टार्ट करेंगे. यहाँ पे हम लोग देखो सबसे पहले आज पढ़ने वाले हैं कि देखो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स क्या होता है एंड अब हम आएंगे कि सर्विसेज क्या होती हैं. ये तो हमने पढ़ लिया. सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स पे आएंगे, उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है उस चीज को हम लोग जानेंगे. और अगर आप चाहते हो कि अगर आप कोई मान लो आप सर्विस बेस्ड फर्म हो तो वो अच्छे से डेवलप करे तो उसके 7 पीज होते हैं जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं. तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि 7 पीज ऑफ द सर्विस मार्केटिंग मिक्स. ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे आपको सातों पॉइंट्स लिखने हो और समझाने हो. तो उसको ध्यान से पढ़ो. एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगी, ध्यान से सुनना, ठीक है. देखो होता क्या है कि जो कस्टमर सर्विस होती है वो कुछ ऐसा नहीं होता कि आपने उसको पहले से बना के रखा हुआ है और आप उसको दे दोगे. जैसे कि जो प्रोडक्ट होता है वो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है, ठीक है. तो आप जैसे बंदा आपसे खरीदने के लिए आएगा आप वो प्रोडक्ट उसको उठा के दे दोगे. बट सर्विस में क्या होता है, अब मान लो कि मुझे अपना मोबाइल रिपेयर करने जाना है तो ऐसा तो है नहीं ना कि उसने मेरा मोबाइल ही पहले से कुछ और रिपेयर करके रखा हुआ है तो वो मेरे फोन में डाल देगा तो मेरा फोन एकदम से सही हो जाएगा. वो डाल भी देगा तो वो एक प्रोडक्ट डालेगा. तो वो डालना है, वो उसकी सर्विस है. तो वो सर्विस तुरंत ही इमीडिएटली मतलब वो कंज्यूम भी होती है और तुरंत ही बनाई भी जाती है. और अगर हम सर्विस को देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है. द सर्विस प्रोवाइडेड कैन प्रूव टू बी इफेक्टिव इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फाइंग द कस्टमर ओनली इफ. देखो कोई भी सर्विस कितनी अच्छी रही, कितनी सक्सेसफुल हुई, वो हमें कैसे पता चलेगा? एक्सपेक्टेड सर्विस और ऑफर्ड सर्विस के बीच में जितना गैप ये कम होगा, उतनी अच्छी बात होगी. अब मान लो कि मैंने किसी बंदे से सोचा था कि भाई मुझे वो बहुत अच्छी सर्विस देगा, बट उसने बहुत अच्छी सर्विस नहीं दी, तो गैप बढ़ गया मेरी एक्सपेक्टेशन और जो मुझे मिला. तो गैप बढ़ गया, इसका मतलब क्या है कि उसने सर्विस अच्छी नहीं दी और अगर मैं एक डिसअपॉइंटेड कस्टमर की तरह वहां से लौटूंगी और अगर ऐसा मेरे साथ हुआ है तो कंपनी की इमेज तो खराब होगी ही होगी, उसका बिजनेस भी ठप होएगा क्योंकि मेरे जैसे, क्योंकि वो सही काम अगर नहीं कर रहा है तो मेरे जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स जो चले जाएँगे, उसके पास से काम नहीं करवाएँगे. तो इसीलिए हम लोगों को 7 पीस ऑफ सर्विसेज़ मिक्स बहुत ही जानना ज़रूरी है, ठीक है? इसको हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं. पहले यहाँ पर एक जो डायग्राम बना हुआ है, इसको पढ़ती हूँ एक बार. टारगेट मार्केट, देखो सर्विसेज़ में भी वही कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ-कुछ चीज़ें अलग है. जैसे कि इसको मैं थोड़ा-सा वैसे बताती हूँ, थोड़ा छोटा करके दिखाते हैं हम आपको. ये देखो, यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, प्राइस है कि सर्विसेज़ भी हों चाहे, पर उसमें भी प्राइस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि कोई भी बंदा सर्विस ऐसे नहीं ले लेगा. अब एक बंदा भी यही सर्विस दे रहा है, दूसरा बंदा भी यही सर्विस दे रहा है, बट अगर सेम सर्विस है और एक का प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई है और एक का ठीक-ठाक है कस्टमर के हिसाब से, तो कस्टमर उसको प्रेफ़र करेगा. प्रमोशन कैसे हो रहा है सर्विसेज़ का? ये कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको बंदा यूज़ करे और वो दूसरों को बताए. आपने सर्विस यूज़ करी है तो वो बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी वो दूसरे को बताएगा. पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है और प्लेस क्या है, ये सब चीजें जो है हमारी वो सर्विसेज के मार्केटिंग मिक्स में आती हैं. इसको पॉइंट वाइज रट्टा मार लो. प्राइस, प्रमोशन, पीपल, फिजिकल एनवायरनमेंट, प्रोसेस, प्रोडक्ट, प्लेस. अगर ये चारों चीजें, सातों चीजें आपको याद हो जाती हैं तो फिर आपको क्वेश्चन में आंसर लिखने में ज़्यादा प्रॉब्लम आई होप नहीं होगी. बाकी इसको समझो यहाँ पर कि क्या दे रखा है, ठीक है? तो हम सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करेंगे. तो यार देखो, अब यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जो एक्चुअली में आपको प्रोडक्ट के जैसा दिख रहा है. जो सर्विसेज़ होती हैं वो विज़िबल नहीं होती हैं, वो परफॉर्मेंसेज़, बेसिकली देयर परफॉर्मेंस इज़ बेस्ड कि भाई आपने कैसा काम किया, ठीक है? आपने जैसा काम किया वैसा कस्टमर को लगा और उसके हिसाब से कस्टमर आपको बताएगा या फिर आपके पास दोबारा आएगा या नहीं आएगा. To develop a good customer services, the service marketer should focus on tangible cues and also create a strong organizational image. देखो अगर आप चाहते हो कि आप एक अच्छी कस्टमर सर्विस बनाओ तो कस्टमर को जितनी भी चीजें आप दे सकते हो, जो भी चीजें आप छोटी मोटी कर सकते हो उसके लिए, वो तो आपको करनी करनी है. और अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो इमेज है वो भी सिर्फ स्ट्रांग रखो. दिस कैन बी डन बाय कम्युनिकेटिंग क्लियरली टू कस्टमर द फीचर्स ऑफ द सर्विसेज बीइंग प्रोवाइड. देखो अब यहाँ पे मान लो, अभी देखो थोड़े दिनों पहले की बात है कि मेरे घर में वाईफ़ाई लगवाना था हम लोगों को. अभी तक मेरे घर में वाईफ़ाई नहीं था क्योंकि मेरा भाई बहुत ही चालू है, वो सारा डेटा खर्च कर देता है, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाता है, तो उसकी वजह से अभी तक हम लोगों ने बस उसे लिमिटेड डेटा दिलवा रखा था और हमारे पास भी इतना ही था क्योंकि हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी. तो अभी क्योंकि वीडियोज़ डालनी होती है बहुत सारी, तो कुछ काम करना होता है, तो उसकी वजह से हमने वाईफ़ाई लगवाया. अब वाईफ़ाई लगवाने के लिए हमने बहुत सारे कंपनीज़ को कॉल किया कि अच्छा ये कैसा रहेगा, क्या प्लान है, क्या एंड ऑल, बहुत सारी फलाना-फलाना बातें पूछी हम लोगों ने उनसे.
तो जिस कंपनी का हमें बेटर लगा, जहाँ के बंदे ने हमसे बहुत ठीक तरीके से बात करी, हमें सर्विस जल्दी प्रोवाइड कर दी, हमें ये भी पता चल गया कि भाई इसे लगवाने के बाद अगर हमें कोई क्वेरी होती है, कोई कंप्लेंट अगर हमारी होती है, तो वो भी 1-2 घंटे में मतलब ईज़िली सॉल्व हो जाएगी। हमारे घर के पास वाले प्रोवाइडर से हमने ये लगवाया था कि हमको कोई भी दिक्कत होगी, तो हम उनसे बात कर सकेंगे। तो ये उनकी सर्विसेज़ थी। अगर वो हमसे ठीक से बात नहीं करते या फिर अपनी चीज़ें हमें ठीक से डिटेल से बताते नहीं और अगर अगर कोई कंप्लेंट होती भी है, अगर वो सॉल्व नहीं करेंगे उसको, तो हम सोचेंगे कि भाई इसे हटवा दें। बेसिकली बैंक की कोशिश क्या होती है कि जितने भी तरीके के इंडिविजुअल्स हैं, वो जितनी भी कैटेगरी में आते हैं, उन सब में हमें डील करना है। ट्रैवलर्स चेक हमें मिल जाएगा, कार्ड जैसे कि कोई क्रेडिट कार्ड लेना है, डेबिट कार्ड लेना है, ट्रैवल कार्ड लेना है, मतलब जितना भी कुछ लेना है आपको कार्ड में अगर कोई बंदा ले रहा है तो वो उसको मिल जाएगा। लोन जितने टाइप्स के हो सकते हैं, होम लोन्स, पर्सनल लोन्स, टू व्हीलर, एजुकेशन लोन, कार लोन, सारे लोन्स भी आपको मिल जाएँगे। इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड वगैरह में। इंश्योरेंस फैसिलिटी मिलेगी, एनआरआई बैंकिंग अगर करनी है तो वो मिलेगा, क्योंकि कई लोगों के घर में अगर बाहर कोई रहता है, काम करता है, वो पैसे भेज रहा है, तो वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो भी काम ईज़िली हो जाएगा। डिपॉज़िट तो हर बैंक में होता है। बिज़नेस बैंकिंग, पर्सनल बैंकिंग, ये स मतलब कोई भी जो फ़ील्ड है वो हमारी छूट नहीं जाए। वो लोग इस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि हर तरीके का जो कस्टमर है, चाहे उसको कुछ भी चाहिए, हम उसको वो दिलवा दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बेस इंडिया का या जो भी है वो हमारे पास आ सके। जैसे कि हमने को देखा होगा जैसे मान लो जैसे मैंने थोड़े दिनों पहले भी बताया था जैसे पता नहीं कितनी बार बोले जैसे। लग रहा है जैसे का ब्रांड प्रमोशन चल रहा है यहाँ। जैसे जैसे कि थोड़े दिनों पहले हम लोग क्योंकि बिस्किट की बात कर रहे थे। नहीं, एरियल की जो हम लोगों ने बात करी थी लास्ट टू लास्ट वीडियो में, वहाँ पे देखना कि एरियल में मैंने आपको बताया था कि वो सिर्फ़ डिटर्जेंट नहीं दे रहे, वो साबुन भी दे रहे हैं, वो आपको सर्फ़ भी दे रहे हैं, वो आपको लिक्विड पाउडर भी दे रहे हैं, वो जेल भी दे रहे हैं। अलग-अलग कस्टमर, है ना? जिसको जो भी यूज़ करना है वो कर लो। तो ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई। अगर हम सर्विसेज़ की बात करें तो भी ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम देख सकते हैं ऐसे, ठीक है? आगे हम आएँगे प्राइस के ऊपर। तो प्राइस देखो, प्राइस क्या होता है, जैसे कोई प्रोडक्ट है, अब वो प्रोडक्ट क्या है अगर आपने मेरे से बिस्किट खरीदा है, उसपे ₹10 लिखा है, आप आओगे ₹10 दोगे, बिस्किट लेके चले जाओगे। अगर पढ़ाने की बात हुई, मान लो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको इतना कोई पैसा नहीं देना मुझे, बट ये है कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि मान लो मुझे ₹10,000 चाहिए, ठीक है? तो आप बोलोगे कि ये ऐसा क्या पढ़ा देगी जो 1,000 वाला बंदा नहीं पढ़ा पा रहा? नहीं पढ़ोगे। बेइज्जती हो रही है मेरी। नहीं तो यहाँ पर देखो जो जो सर्विसेज़ के जो प्राइसेज़ भी होते हैं ना, वो भी कॉम्पिटिटिव होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप मुँह उठा के कुछ भी बोल दोगे, ठीक है? आपकी नज़र में आप बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हो, आपको लग सकता है कि आप दुनिया में सबसे निराले हो, पर ऐसा होता नहीं है, ठीक है? यहाँ पे जो ब बता रखा है उसे समझते हैं। इन द केस ऑफ सर्विसेज़ लाइक मेडिकल और लीगल सर्विसेज़, प्राइस इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। यहाँ पे बेसिकली वही बात है कि जो मेडिकल और लीगल सर्विसेज़ होती हैं, उसमें प्राइस बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। जैसे कि कई बार जैसे भगवान ना करे बट हाँ, भगवान सच में ना करे कि किसी को किसी के लॉयर के पास जाना है, कोई कोई बुरी खबर है, तो अगर लॉयर के पास जाना है तो एक लॉयर कम पैसे ले रहा है, कम फीस चार्ज कर रहा है, दूसरा थोड़ी ज़्यादा कर रहा है, तो आप ये सोचोगे कि भाई ये अगर इतना कम ले रहा है और ठीक से हमारा केस को हैंडल कर लेगा, तो हम इसके संग चले जाते हैं। अब जैसे कि डेंटिस्ट के पास अगर जाएँ, डेंटिस्ट के पास क्योंकि मेरा भाई गया था, थोड़ा मेरे भाई की इतनी ज़्यादा ज़िक्र क्यों हो रही है इस वीडियो में, समझ नहीं आ रही मेरे को, लेट इट बी। तो वो क्योंकि वो कुछ भी खाते रहता है, तो वो डेंटिस्ट के पास गया था, तो ₹1000 तो बस उस वहाँ पे जाने का चार्ज था। पर क्योंकि वो डेंटिस्ट बहुत अच्छी थी, तो हम लोग उनके पास चले गए। बट ये है ना कि अगर यही यही जो चीज़ें होती हैं ना, ये डिसाइडिंग फैक्टर होता है। अगर वो अच्छी ना होती तो हम उन्हें थोड़ी देते ₹1000, हम पागल थोड़े हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बिग बाज़ार की। देखो बिग बाज़ार में इन्होंने हमें क्या बता रखा है, जो यहाँ पे प्राइस हमें समझने की बात है बिग बाज़ार के एग्ज़ाम्पल से, कि यहाँ का प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव कैसा होता है, मैक्सिमम मार्केट शेयर। भाई प्राइस को ये लोग ऐसे रखते हैं ना ताकि जो भी कस्टमर है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता है, चाहे वो अपर क्लास है, बट वो उसको जो सामान चाहिए, अब देखो यार चाहे वो कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, उसको खाना, रोटी, चावल, रोटी नहीं मिलती वहाँ पे, गेहूँ, चावल और जो भी है आटा आटा मिलता है। तो जो भी मिलता हो, मैं नहीं कभी गई बिग बाज़ार, तो जो भी ऐसी जगह हैं, वहाँ पे जो भी सामान मिलता है, वो डेली का यूज़ का मिलता होगा, तो वही बंदे वहाँ पे जाएँगे, खरीदेंगे, ठीक है? तो उनका क्या है कि एवरीडे लो प्राइसिंग, उन्हें कम ऐसा नहीं है कि आप बंदों को वेट कराओगे, आप उन्हें कूपन दोगे, उन्हें झांसे में डालोगे कि भई देखो ऐसा होगा, इतने दिन तक रखो इसको या फिर इसके संग ये करो, वो करो। ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग बहुत ही कम प्राइस पे मतलब इतना चार्ज होता है, अफोर्डेबल प्राइसेज़ होते हैं कि बंदा खरीद लेगा। प्रमोशनल प्राइसिंग क्या होती है, यहाँ पे वही देखो साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग करते हैं, 99 और 100 में सिर्फ ₹1 का फ़र्क है। पर वही है कि उसमें वो 3 डिजिट नंबर बन जाता है जो कि हम लोगों को ज़्यादा लगने लगता है। बिग बाज़ार ऑल्सो केटर्स इन स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। क्लोज टू दिवाली, गुड़ी पड़वा, दुर्गा पूजा, ये सब जो चीज़ें आती हैं, अब इसमें आपको स्पेशल प्राइसेज़ मिल जाएँगे, भाई ऑफर्स मिलते हैं। जैसे दिवाली होती है, बहुत सारी
बहुत सारे, सारे लोग ऑफर्स निकालते हैं ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बिकें, ठीक है? डिफरेंशिएटेड प्राइसिंग क्या होता है? डिफरेंशिएटेड बेसिकली डिफरेंस इन द रेट बेस्ड ऑन पीक एंड नॉन पीक आवर्स। अब पीक आवर्स में क्या होता है, अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर हैं, तो आप रख सकते हो अच्छा खासा प्राइस, जो आप मतलब कोई ना कोई तो ले ही लेगा। बट अगर ऐसा टाइम चल रहा है कि भाई ज़्यादा कस्टमर नहीं आ रहा है, तो आप कोशिश करोगे कि भाई ज़्यादा कस्टमर अगर नहीं आ रहे हैं, तो जितना सामान बिक रहा है वो मतलब बिक जाए। कैसे भी करके बिक जाए, पर बिक जाए। बंडलिंग क्या होता है, देखो कॉम्बो मिलते हैं, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, या हो सकता है बहुत सारे लोग खरीदते भी हों कॉम्बो, कि मैं बस बुक्स का कॉम्बो खरीदती हूँ अमेज़न पे, ज़्यादा कॉम्बो-वॉम्बो मैं नहीं खरीदती, पर हाँ, जो खरीदते हैं उनके लिए भाई गुड डे प्राइसेस बहुत सही है, ठीक है? बंडलिंग समझ गए होंगे सारे लोग। देखो यार, यहाँ जो सर्विसेज़ होती हैं, क्योंकि वो परफॉर्मेंसेस बेस्ड होती हैं कि भई आप जाओगे और वो काम करके आओगे, ठीक है? कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको आप स्टोर कर लोगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है सप्लाई और डिमांड के बीच में एक बेसिकली बैलेंस करना। अभी जैसे मैं बता रही थी कि हमने जो वाई-फाई लगवाया है, वो ऐसे प्रोवाइडर से लगाया है जो हमारे घर के पास है। अगर मैं उसे 50-100 किलोमीटर दूर वाले बंदे को बुला के अपने यहाँ वाई-फाई लगवाऊँगी, तो मैं बेवकूफ़ हूँ। पर क्योंकि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने घर के पास वाले प्रोवाइडर से लगाया है, ताकि अगर मुझे कोई दिक्कत होती है, तो वो आके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ठीक है? वो कोई प्रोडक्ट नहीं है जो इतनी दूर से कोई लाएगा, लगाएगा। वो सर्विस है, और वो ऐसी चीज़ है कि भाई जल्दी से ठीक होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम नहीं करती, मेरे ज़िंदगी में कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं करने के लिए। बट कोई तो बंदा उससे कर सकता है ना ज़रूरी काम। इतना मेरा रोस्ट क्यों हो रहा है इस वीडियो में, मेरे को समझ नहीं आ रही है। छोड़ो। द फर्म कुड चूज़ टू मल्टी साइट लोकेशन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बताती हूँ तुमको कि देखो यहाँ पे क्या होता है, जो सर्विसेज़ होती हैं, जो भी फर्म्स होते हैं जो सर्विसेज़ देती हैं, वो मल्टी साइट करती हैं लोकेशंस को, कि अलग-अलग लोकेशंस पे जाके हम अपनी सर्विसेज़ देंगे। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दे रखा है डोमिनोज़ का। डोमिनोज़ का देखो क्या है कि भाई उन लोगों का होता है कि 30 मिनट्स में अगर आपको पिज़्ज़ा डिलीवर नहीं हुआ, तो आप पैसे नहीं, बंदा उसे पैसे नहीं देता। बट अगर उसके आउटलेट्स जो होंगे वो पास-पास में नहीं होंगे, तो वो तो बहुत देर लग जाएगी और पूरा बिज़नेस ही ठप हो जाएगा। पर उन लोगों का जो बिज़नेस आइडिया है, जो पर्सपेक्टिव है काम करने का, वो यही तरीका है कि वो लोग ना बहुत ही पास-पास में, मतलब अपने साइट्स उन्होंने, आउटलेट्स उन्होंने खोले हुए हैं, ताकि कस्टमर को भी दिक्कत ना हो, कस्टमर एक फ़ोन करे, मैसेज करे, जो भी करे, और उसको बहुत ही ईज़िली सामान मिल जाए। अब अगर ज़ोमैटो से ऑर्डर कर दिया है, अभी भूख लग रही है, ऑर्डर 1.5 घंटे में पहुँचेगा, आपकी भूख मर जाएगी और 1 घंटे में आप कुछ भी बना के खा लोगे ईज़िली। अब हम बात करेंगे प्रमोशन की। देखो प्रमोशन जो है हमारा चौथा पॉइंट है, प्रमोट करना किसी प्रोडक्ट को, सर्विस को, दोनों को ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस अगर कंपनी की जो इमेज है वो रियलिटी से मैच नहीं करती, मतलब कंपनी काफ़ी अच्छी है बट इतना लोग उसके बारे में जानते ही नहीं है, तो आप कम्युनिकेट करने की कोशिश करो कि भाई आप अलग-अलग, जैसे जहाँ भी आपके कस्टमर्स हो सकते हैं, अगर आपके कस्टमर्स ऑनलाइन है तो वहाँ पे प्रमोट करो, अगर ऑफलाइन है तो वहाँ पे चीज़ें करो कुछ ऐसी, जिससे आपके, जो आपके पॉसिबल प्रोबेबल कस्टमर्स हैं, उनको पता चल जाए कि आप ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हो, ठीक है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे कि आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर सकते हो, और नए कस्टमर लाने से ज़्यादा अच्छी चीज़ ये होती है कि आपका जो पुराना कस्टमर है वो आपके पास दोबारा-दोबारा से आए, क्योंकि नए कस्टमर लाना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट है। और उन्होंने यहाँ पे हमें वोडाफ़ोन का एग्ज़ाम्पल काफ़ी अच्छा दे रखा है। वैसे मेरे पास भी वोडाफ़ोन का सिम है, पर मुझे उससे कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। पर पता नहीं मैंने क्यों बोला है कि अच्छा एक्सपीरियंस है। अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी, अच्छा एग्ज़ाम्पल है। बट ठीक है, कोई बात नहीं, इन्होंने दिया है तो अच्छा ही होगा। वोडाफ़ोन वन ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट बोलने में इसे काट देती हूँ, मुझे नहीं लगता ये ग्रेटेस्ट, सॉरी गाइज़। मुझे ग्रेटेस्ट नहीं लगता है ये। वर्ल्ड्स, वर्ल्ड्स भी नहीं बोलूँगी, टेलीकम्युनिकेशन ब्रांड है, ठीक है यार। मेट्रो में जब अंडरलाइन, अंडरलाइन कह रही हूँ, जब अंडरग्राउंड होते हैं ना, जब मेट्रो में हम अंडरग्राउंड होते हैं, तब वोडाफ़ोन के कई बार सिग्नल आ जाते हैं, जियो के नहीं आते। तो अच्छा है, नहीं चलो साफ कर देते हैं इसे। तो देखो ये लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि जो ये कंपनी है, इसने बहुत सारे अच्छे स्पोर्ट्स स्टार्स का, या फिर जो एक्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को प्रमोट करने की कोशिश करी है। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स करते हैं, जैसे लॉरियल पेरिस हो गया, उनका ऐश्वर्या राय ऐड करती है, ट्रेसेमे हो गया, और ये नायका हो गया, मतलब ये सारे जो एड्स आते रहते हैं, ये सब क्या है कि भाई उस बंदे को आप पसंद करते हो, इसलिए आप उसको देखने के लिए वो एडवर्टाइज़मेंट देख लोगे, और जब आप एडवर्टाइज़मेंट देखोगे तो उस ब्रांड का प्रमोशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है? तो एक तो ये हो गया। एक बिलबोर्ड्स लगा दो भाई, बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स होते हैं, टीवी कमर्शियल्स होते हैं जो हम लोग देखते नहीं हैं, टीवी नहीं होती, टीवी मेरे घर में नहीं है, टीवी हम लोग नहीं देखते, हम तो फ़ोन चलाते हैं पूरे दिन। सोशल मीडिया आउटलेट्स है, तो यहाँ पे मतलब जहाँ भी आपके कस्टमर हो सकते हैं, वहाँ पे आप खुद को पहुँचाने की कोशिश करो, ताकि आपका ब्रांड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता चले। और एडिशनल यहाँ पे क्या करते हैं ये लोग कि प्रेस रिलीज़ेज़ रखते हैं। तो ये सारी क्या चीज़ है, अगर ये सारी देखो,
आप ये मत सोचो कि ये वोडाफ़ोन का एग्ज़ाम्पल है। आप इसको इस तरीके से लो कि अगर आपको सर्विसेज़ प्रमोट करनी है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि अगर सर्विस प्रमोट करनी है तो कैसे करोगे? तो ये उसकी क्या बात है कि आप बड़े-बड़े एक्टर्स या जो सुपरस्टार्स होते हैं उनको ऐड कर सकते हो, ठीक है? उन उनसे ऐड करवा सकते हो, एडवर्टाइज़मेंट करवा सकते हो, बिलबोर्ड्स पे लगवा सकते हो, टीवी कमर्शियल दे सकते हैं, सोशल मीडिया आउटलेट्स पे ऐड चला सकते हैं। वो सबने देखा होगा कि ऐड कैंपेन चलते रहते हैं, यूट्यूब पे ऐड, इंस्टाग्राम पे ऐड, फेसबुक पे ऐड, बस व्हाट्सएप पे ऐड आना बाकी है, बाकी सब पे अभी तो आ रहा है। बहुत सारे ऐप्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उस पे भी बहुत सारे ऐप्स के और पता नहीं किस-किस के ऐड्स आते रहते हैं। तो वो सारी एडवर्टाइज़मेंट हो गई, फिर प्रेस रिलीज़ेज़ हो गई, अगर आपका कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई नया ऑफ़र आ रहा है, तो उसके बारे में जैसे कि दिवाली दिवाली सेल जो आती रहती है, द बिग बिलियन डेज़, फ्लिपकार्ट, नायका पे इतना ऑफ, मिंत्रा पे इतना ऑफ, ये सब जो आता रहता है, ये सब कैसे पता चलता है? ये सब जो एड्स हम लोग देखते हैं, उससे तो पता चलता है। देखो, अब 5 रुपए आएँगे फिज़िकल एविडेंस। अब यहाँ पे देखो यार, यहाँ पे सबसे अच्छी बात है एनवायरमेंटल सराउंडिंग। अब मान लो जैसे मैं अभी बता रही थी कि मेरा भाई एक डेंटिस्ट के पास गया, तो उस एग्ज़ाम्पल को मैं दोबारा नहीं बताना चाहती। मैं अपने भाई को यहाँ पे कोई प्रमोट करने थोड़ी आई हूँ, मैं दूसरा एग्ज़ाम्पल बताऊँगी। हाँ, दूसरा एग्ज़ाम्पल जैसे कि आप कभी अपने दोस्तों के संग कॉफ़ी पीने जाओ या फिर आप कहीं खाना खाने जाओ। अब क्या होता है कि आप वहाँ पर बैठते हो, ठीक है? तुरंत आपको आपका ऑर्डर तुरंत नहीं डिलीवर किया जा सकता। जो भी आप ऑर्डर दोगे, उसको बनने में टाइम लगेगा, जब तक आप उस जगह पर बैठोगे। और अगर वो बैठने वाला एनवायरनमेंट, वो जगह अगर अच्छी नहीं लगी आपको, मान लो वो स्मेल आ रही है वहाँ से बहुत गंदी या फिर बहुत ही फालतू के लोग वहाँ बैठे हुए हैं, जो कि हरकतें कर रहे हैं, पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप ऐसी जगह नहीं बैठना प्रेफ़र करोगे। ठीक है? अगर वहाँ का एनवायरनमेंट प्लेज़ेंट नहीं है, अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है अगर वहाँ पे लोगों को, तो बंदे वहाँ पे नहीं बैठेंगे और इमीडिएटली आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार नहीं हो सकता या फिर जो सर्विस वो दे सकते हैं, वो अचानक से नहीं दे सकते। अब मान लो कि कोई अपनी गाड़ी को वॉश करवाने के लिए गया, वो बंदा वहीं खड़ा हुआ है। अब एक एक ट्रक आया, ये मैं इतना इमेजिन कैसे कर रही हूँ, मान लो वो सड़क पर खड़ा हुआ है, बारिश आई है, रोड पे पानी भर गया है, कोई ट्रक आया और उस बंदे के ऊपर वो सारी छींटें पड़ गई। तो वो पक्का बता रही है वो उस दुकान पर कभी भी नहीं जाएगा। पर ये मैं इमेजिन कैसे कर रही हूँ ये? ओह माय गॉड! चलो छोड़ो, तो मैं आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। पीपल वुड नॉट लाइक टू वेट इफ द सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस दे आर मेड टू वेट आर अनप्लेजेंट। तो अगर आप कोई बिज़नेस फ्यूचर में सेटअप करना चाहो, तो देख लेना, अगर कोई सर्विसेज़ प्रोवाइड करना चाहो कि वो ऐसी जगह ना हो, जहाँ पे बंदे बैठ ना पाएँ। और ये सारा वही वही सब चीज़ों को कैफ़े कॉफ़ी डे के बारे में बता रखा है। और मैं आपको ऐसे समझा दे रही हूँ कि वो आप उसको दिमाग में बसा लो और जभी भी पेपर आए, कोई पूछे आपसे, तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ना पड़े कि भई रट्टा मारने की, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसको बच्चे बहुत ज़्यादा दिन-रात एक करके तो नहीं पढ़ते। जो भी वीडियोज़ वगैरह हैं उससे लोग उससे पढ़ते हैं या फिर पहले दिन नहीं, सॉरी, लास्ट दिन पढ़ते हैं। पहले दिन तो कोई नहीं पढ़ता इस सब्जेक्ट को। अब हम लोग बात करेंगे पीपल की। अब यहाँ पे लोगों की बात जहाँ पे आती है, देखो यार, सर्विस देने वाला तो बंदा ही है। सर्विसेज़ अच्छी हो सकती हैं, बट अगर सर्विस देने वाला ही अच्छा नहीं है, तो क्या होगा? मान लो पढ़ाई तो अच्छी है, जैसे मान लो ये सब्जेक्ट अच्छा है, बट अगर मैं इसे ढंग से ना पढ़ाऊँ, तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? जो पढ़ाने वाला बंदा होता है ना, वो डेफ़िनिटली बहुत लर्निड होना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाता होना चाहिए, नहीं तो कितना भी अच्छा सब्जेक्ट हो, इतना गंदा लगने लगेगा ना आपको, मैं सच्ची बता रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लास 8 तक मुझे साइंस बहुत अच्छी लगती थी। साइंस मुझे अभी भी अच्छी लगती है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि साइंस मुझे अच्छी नहीं लगती, बट 9th में कुछ ऐसे टीचर्स मिले जो मतलब जो मेरा इंटरेस्ट मतलब उतना नहीं रहा, जितना हमेशा से था कि मैं उसे पढ़ूँ, बहुत अच्छे से पढ़ूँ। तो ये सब चला गया, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जो सर्विसेज़ होती है ना, वो लेबर इंटेंसिव होती है, बंदों को काम करना पड़ता है। जो भी स्टाफ है आपकी सर्विसेज़ का, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब पीपल का आप लिखोगे ना, तो आपको स्टाफ के बारे में लिखना है कि द स्टाफ प्रोवाइडिंग द सर्विस एंड द कस्टमर्स, जो कि बहुत ही अच्छा होना चाहिए। एक एफिशिएंट कस्टमर सर्विस उसको देनी है। आपको बहुत ही अच्छा स्टाफ अपने पास रखना है, क्योंकि एक म्यूचुअल डिपेंडेंस होती है कस्टमर और एम्प्लॉयी के बीच में। देखो, कस्टमर यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जो डिससैटिस्फाइड कस्टमर है, वो एम्प्लॉयी के करियर को खा जाएगा। वो शिकायत करेगा, वो बोलेगा ये बंदा मेरे पास आया, इसने मेरी अच्छे से काम नहीं किया, जो भी मैंने इसे बताया था इसने ढंग से मेरी हेल्प नहीं करी। जैसे कि कभी-कभी फ़ोन पे अगर किसी से बात करो या फिर मतलब कस्टमर केयर पे कॉल करो, किसी किसी भी चीज़ के लिए, हम लोग जैसे बैंक वगैरह के लिए करते हैं या फिर कोई प्रोडक्ट वापस करना है, रिफंड वगैरह जो भी है, वो बंदे बोलते हैं ना कि हम आपको इस जब हम कॉल काटेंगे तो आपको एक मैसेज फ्लैश होगा, तो उससे आपको बताना है, आपको हमें रेटिंग देनी है कि भाई कितना 10 में से कितना नंबर आप दोगे। तो अगर कस्टमर डिससैटिस्फाइड है, तो वो उसे गंदी सी रेटिंग दे देगा। जैसे मैंने वोडाफ़ोन को एक बार 0 रेटिंग दी थी, तो उसके बाद से मेरा वोडाफ़ोन कनेक्शन ठीक होने लगा। तो अभी फिर से मुझे लग रहा है अभी मैंने बोल दिया तो कहीं नज़र ना लग जाए। हाँ, मैं नज़र में मानती हूँ, ठीक है। डिससैटिस्फाइड कस्टमर जो होते हैं वो एम्प्लॉइज़ का करियर खा जाते हैं, और जो अनट्रेन्ड स्टाफ होता है, वो कस्टमर की बैंड बजा देते हैं, क्योंकि वो ढंग से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग लास्ट चीज़ की बात करेंगे, जो लास्ट हमारा थिंग होती है, वो होती है प्रोसेस, ठीक है? कोई भी सर्विस कैसी है,
ये मैटर कम करता है ये उससे कि भाई जैसे आप बंदे के पास पहुंचे हो तो वो आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। हाउ ऑफ सर्विस डिलीवरी इज मोर इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ सर्विस इंडस्ट्रीज, कि आपने कैसे उसको सर्विस दी। अब मान लो कि कोई किसी सैलून में गया, मैं आपको हर चीज के एग्जांपल दे के बता दें ताकि आप उसको दिल तक फील कर सको। मान लो कि कोई सैलून में गया, ठीक है, वो बंदा बाल कटवाने के लिए गया था, ठीक है, और जो बंदा बाल काट रहा था उसने बड़ी जोर से उसके बाल खींच दिए या फिर बहुत ही गलत तरीके से उनके उसके बालों को काटा। तो उसका पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना उस सर्विस के संग बड़ा गंदा हो चुका है, ठीक है? तो वो दोबारा उस सैलून में पक्का नहीं जाएगा, और अगर फिर भी गया तो समझ लो वो पता नहीं क्या है, वो पागल है, ठीक है? तो वो वहाँ नहीं जा सकता। और अगर उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है वहाँ पे, और वो अगर मान लो कि किसी कारण से वो दूसरा वो सैलून बंद होता है नेक्स्ट टाइम, वो कहीं और जाता है, तो उसकी उम्मीद बिल्कुल वैसी ही रहेगी कि अच्छा जैसे उस सैलून में मुझे ट्रीट किया गया था, वैसे ही मुझे यहाँ भी किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज़ होते हैं, जैसे ही आप किसी ऑफिस में एंटर करे हो या फिर किसी भी फर्म में गए हो, तो जो पहला बंदा, पहला एम्प्लॉयी वहाँ का आपसे मिलता है, जैसे मान लो रिसेप्शनिस्ट होते हैं ज़्यादातर, तो वो रिसेप्शनिस्ट इतनी प्लेजेंट, इतनी ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर लेडी, वो वहाँ पे इसलिए होती है ताकि वो सबको अच्छी लगे, वो बहुत ही प्यार से बात करे। अब वहाँ पे किसी हट्टे-कट्टे आदमी को बिठा देंगे जो बड़ी भारी सी आवाज़ में बोलता होगा, तो बहुत ही मतलब कोई अच्छा सीन नहीं बनने वाला है। तो बंदे वो बहुत मतलब, मैं ये नहीं कह रही कि बंदे वहाँ जाएँगे नहीं, जा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन द सर्विसेज़ दे प्रोवाइड। बट जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉइज़ होते हैं, सिर्फ़ सुंदर होना इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो कस्टमर्स को मान लो जैसे कस्टमर आया, मान लो कि किसी मैं नई फर्म में गई हूँ, मैं वहाँ पे पूछ रही हूँ कि अच्छा यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है? तो अगर उस जो पहला बंदा मुझे उस कंपनी का, उस फर्म का मिलता है, अगर उसने मुझे ढंग से नहीं बताई ना चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगी उन लोगों के साथ काम करने में। बट अगर उसके एक्शन, उसका बिहेवियर मेरे कस्टमर ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर देता है, तो एक्चुअली मैं उसकी सर्विसेज़ ले सकती हूँ जिससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स का एग्ज़ाम्पल दे रखा है कि ये बहुत ही, अपोलो हॉस्पिटल सबने सुना होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आप जाते हो तो आपको ट्रीट किया जाता है अच्छे से, आपसे बात की जाती है ढंग से। बाकी गवर्नमेंट बाकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं या फिर जो बहुत ही ऐसी जगहें होती हैं, अगर आप कहीं पे गए हो, मतलब आपका कस्टमर कस्टमर कह रही हूँ, आपका जो पेशेंट है वो मान लो परेशान है, उसकी तबीयत खराब है, बट उसे कोई देख नहीं रहा, आप बोले जा रहे हो, कोई आपकी बात सुन नहीं रहा। तो ये बहुत ही डिस्गस्टिंग हो जाता है और बहुत ही ना हैरेसिंग है एक तरीके से, ये बहुत ही टॉर्चरिंग जैसा है ये। बट अगर आप कहीं गए हो, किसी ने आपकी इमीडिएटली बात सुन ली, समझ ली, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एक इस तरीके की सर्विसेज़ प्रोवाइड करना, इससे क्या होता है कि कस्टमर, भगवान ना करे, पर अगर किसी के घर में दोबारा ऐसी चीज़ होती है, किसी और बंदे को वहाँ पे ले जाना होता है, तो वो लेके जाएगा भाई कि वो वहाँ पे अच्छी सर्विसेज़ मिलती हैं, डॉक्टर्स अच्छे हैं, नर्सेज़ अच्छी हैं, अच्छे से बात होता है, अच्छा स्टाफ है, साफ-सफाई रहती है, शोर नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। देखो यार, कोई सर्विसेज़ कितनी अच्छी थी या नहीं थी, ये सिर्फ़ कस्टमर के एक्सपीरियंस पर बेस करता है। अगर कस्टमर को आपकी सर्विस पसंद नहीं आई ना, तो कई बार होता है कि बंदे अच्छा काम करते हैं बट कस्टमर ही ऐसे होते हैं, टेढ़े-मेढ़े से होते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता। तो कई बार वही हो जाती है कि भाई उसने सर्विस अच्छी नहीं दी होगी। बट बात यही होती है कि कस्टमर आपकी सर्विस से सैटिस्फाई होना चाहिए, नो मैटर व्हाट। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपने पिछले 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो उसको देख सकते हो, नहीं तो 1-2 दिन में मैं इस पूरे चैप्टर का एक वन शॉट अपलोड कर दूँगी, तो उसको देख लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।